बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6। और स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डाइपोल मोमेंट को पढ़ा, डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, हमने ना उसके यूनिट्स को स्टडी किया और फिर मैंने आपको उसकी एक्सप्लेनेशन टीच की। आज के इस लेक्चर में हम डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस उनको स्टडी करते हैं और हमारे सिलेबस में डाइपोल मोमेंट की दो एप्लीकेशंस है, एक डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करैक्टर और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड एंगल्स या ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आइए हम एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट को स्टडी करें। माय डियर स्टूडेंट, पहली जो एप्लीकेशन हमारे पास है दैट इज द परसेंटेज आयनिक करैक्टर। परसेंटेज आयनिक करैक्टर, पहले इसको ना समझने की जरूरत है कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर से मेरी मुराद क्या है। स्टूडेंट इसी चैप्टर में जब मैं आपको ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक पढ़ा रहा था ना, तो वहां मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से दो एटम्स के दरमियान बनने वाले बॉन्ड की नेचर को मालूम कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था जरा देखें। मेरे पास ना ये एक टेबल है जिसमें पहले कॉलम में डेल्टा ई एन ऑफ बॉन्डेड एटम, यानी बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, और फिर आगे नेचर ऑफ बॉन्ड आ गया। माय डियर स्टूडेंट, अगर बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर देन 1.7 होगा तो उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर लेस देन 1.7 होगा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर डेल्टा ई एन ऑफ बॉन्डेड एटम जो है ये 1.7 होगा तो बनने वाला बॉन्ड जो है दैट इज विल बी 50% आयनिक एंड 50% कोवलेंट। ये चीजें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक में डिस्कस की थी। अब एक बात को जरा देखना, मेरे पास ना HF का मॉलिक्यूल है, ये HF। मैं जानना चाहता हूं कि इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है क्या ये बॉन्ड आयनिक है या कोवलेंट है। तो मैं अभी जो बात आपको बताई उस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करता हूं। मैं ना दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेता हूं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू नो 2.1 और फ्लोरीन 4.0। स्टूडेंट दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ने 4.0 2.1, आपके पास जो आंसर आएगा ये आएगा 1.9। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया वो 1.9 है जो कि 1.7 से ज्यादा है। लिहाजा हाइड्रोजन फ्लोराइड में H और F के दरमियान बनने वाला बॉन्ड इट शुड बी आयनिक, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसके दरमियान ये लाइन लगाते हैं और लाइन का मतलब है कि इसके दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है वो क्या है, कोवलेंट है। ये कोवलेंट है। तो इसका मतलब हुआ जो पहले अभी मैंने आपके साथ टेबल शेयर किया वो टेबल तो यहां पे सच साबित नहीं हो रहा। हकीकत में आज हम ना आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बजाय कुछ और टर्म्स उनको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट आज हम टर्म स्टडी कर रहे हैं परसेंटेज आयनिक करैक्टर। हम एक टर्म आज स्टडी करेंगे परसेंटेज कोवलेंट करैक्टर। आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के बजाय आप परसेंटेज आयनिक करैक्टर और परसेंटेज कोवलेंट करैक्टर। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम के दरमियान अगर परसेंटेज आयनिक करैक्टर 50% से ज्यादा होगा तो हम कहेंगे इसके दरमियान आयनिक बॉन्ड है, और अगर परसेंटेज आयनिक करैक्टर 50% से कम होगा तो इसका मतलब है कि उसमें कोवलेंट बॉन्ड है। आपने ये ध्यान में रखना है कि किसी भी एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड वो अगर आप उसके 100% करैक्टर देखना चाहें तो उसमें आप परसेंटेज आयनिक करैक्टर प्लस परसेंटेज कोवलेंट करैक्टर दैट मस्ट बी इक्वल टू 100। आइए जरा इस बात को देखते हैं। अब ये परसेंटेज आयनिक करैक्टर कैसे मालूम किया जाए। डाइपोल मोमेंट हमारी मदद करती है बॉन्ड के परसेंटेज आयनिक करैक्टर को मालूम करने। कैसे? मेरे पास फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर दैट इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड ओवर म्यू आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100। अब व्हाट इज म्यू ऑब्जर्व्ड? म्यू ऑब्जर्व्ड क्या है माय डियर स्टूडेंट? म्यू ऑब्जर्व जो है, म्यू ऑब्जर्व, म्यू तो आप जानते हैं ना, म्यू हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट को। ऑब्जर्व जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की है, तो म्यू ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली
एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, तो एक्सपेरिमेंट के उसे हम कहेंगे म्यू ऑब्जर्व्ड। द सेकंड वन इज म्यू आयनिक। ये म्यू आयनिक क्या है माय डियर स्टूडेंट? म्यू आयनिक जो है ना, ये हमारे पास आएगा दो एटम्स के दरमियान डाइपोल मूवमेंट जब आप उस कंपाउंड को 100% आयनिक कंसीडर करें, यानी डाइपोल मूवमेंट ऑफ 100% आयनिक कंपाउंड। और याद रखना स्टूडेंट, जब हम किसी भी कंपाउंड को 100% आयनिक कंसीडर करेंगे, सपोज करेंगे, यानी मेरे पास ये A है, ये B है, ये एटम A है, ये एटम B है, इनके दरमियान बॉन्ड बना, अट्रैक्शन डेवलप हुई, बॉन्ड, मैं कहता हूं दिस वन इज 100% आयनिक बॉन्ड। तो 100% आयनिक बॉन्ड का मतलब होगा कि इसके ऊपर हमारे पास फुल पॉजिटिव चार्ज है, या आप यूं कह लें इसके ऊपर फुल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज है, फुल नेगेटिव फुल पॉजिटिव। अब ये फुल पॉजिटिव या नेगेटिव से मेरी क्या मुराद है? इससे मेरी मुराद है यूनिट पॉजिटिव या यूनिट नेगेटिव चार्ज। यूनिट और यूनिट पॉजिटिव या यूनिट नेगेटिव चार्ज हम पहले पढ़ के आए, और वो कितना था? वो था 1.6022 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब है कि अगर मैं इस कंपाउंड को 100% आयनिक सपोज करूं, तो इस पे जो Q होगा, Q माइनस या Q प्लस, यानी इसके एंड पे जो चार्ज की वैल्यू होगी वो 1.6022 10⁻⁻19। अच्छा, हमें डाइपोल, ये तो एक्सपेरिमेंट से आ गई ना, ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मालूम कर ली। म्यू आयनिक मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए? म्यू जानने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए Q, आपको चाहिए R। अब इसके लिए जब आप म्यू आयनिक जानेंगे, म्यू आयनिक, Q तो पता है, Q इतना आएगा, तो फिर चाहिए हमें क्या? हमें चाहिए R। व्हाट इज द R? R इज द बॉन्ड लेंथ, R इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो इसका मतलब है कि अगर आप परसेंटेज आयनिक, अगर मैं इसको सारा समराइज करूं, अगर आप एटम्स के दरमियान बनने वाले बॉन्ड की परसेंटेज आयनिक करैक्टर जानना चाहते हैं ना, आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास म्यू ऑब्जर्व्ड होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास R की वैल्यू होनी चाहिए, R की वैल्यू होनी चाहिए। और नंबर 3, आपके पास दिमाग होना चाहिए। क्यों? ताकि आप इनको कैलकुलेट कर सकें। तो तीन चीजों की मदद से आप एटम, किसी भी दो एटम्स के दरमियान बनने वाले बॉन्ड, उसकी परसेंटेज आयनिक करैक्टर मालूम कर सकते हैं। एग्जांपल जरा देखना। ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट ऑफ HF इज 1.90 dBi। ये म्यू ऑब्जर्व आ गया स्टूडेंट, म्यू ऑब्जर्व ये आ गया 1.90 dBi। फाइंड द परसेंटेज आयनिक करैक्टर। मैंने परसेंटेज आयनिक करैक्टर मालूम करनी है। द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज डिस्टेंस R, एंड द R इज 0.917 क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर। मैंने कहा ना, अगर आप परसेंटेज आयनिक करैक्टर जानना चाहते हैं, तीन चीजें चाहिए। ऑब्जर्व डाइपोल मूवमेंट चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस चाहिए, और तीसरी बात मैंने क्या कही? अकल चाहिए। आपके अंदर स्किल्स चाहिए कि आप किस तरह परसेंटेज आयनिक करैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब जरा देखो, म्यू ऑब्जर्व हमारे पास आ गया, ये 1.90 dBi। हमें क्या चाहिए? म्यू आयनिक चाहिए, म्यू आयनिक। और म्यू आयनिक के लिए हम क्या करेंगे? म्यू आयनिक के लिए मुझे चाहिए Q क्रॉस R। अब Q क्या है? Q इज द चार्ज, Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और मैंने आपसे क्या कहा कि म्यू आयनिक आप मालूम करते वक्त आप इस कंपाउंड को, HF को, आपने कुछ देर के लिए
HF को 100% आयनिक सपोज करना है, फर्ज करना है, और जब इसको आप 100% आयनिक कंसीडर करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज फुल नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज फुल पॉजिटिव, और फुल नेगेटिव और फुल पॉजिटिव से मेरे मुराद है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट नेगेटिव चार्ज, और उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, वो आ गई 1.6022 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब है Q की वैल्यू भी डिसाइड होगी। अब Q हमारे पास क्या आ गया, Q हमारे पास आ गया जी 1.6022 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। R, माय डियर स्टूडेंट, R तो आपके पास आ गया ना, 0.917 क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास म्यू आयनिक आ जाएगा। देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास जो आंसर आएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, यू हैव म्यू दैट इज इक्वल टू 1.469 क्रॉस 10⁻⁻10 और -19 29 मीटर कूलम। अब एक और प्रॉब्लम आ गया, वो क्या प्रॉब्लम ये आ गया कि हमारे पास जो म्यू ऑब्जर्व्ड है वो डिबाई में है, और जो आपने म्यू आयनिक मालूम किया, म्यू आयनिक ये जो आपने मालूम किया ये है मीटर कूलम में, मीटर कूलम। तो इसका मतलब क्या है, होना ये चाहिए कि म्यू ऑब्जर्व्ड और म्यू आयनिक दोनों का यूनिट या डिबाई हो या मीटर कूलम हो। तो ये अगर डिबाई में है तो आप उस मीटर कूलम को भी डिबाई में ले जाएं। स्टूडेंट, हाउ टू कन्वर्ट मीटर कूलम इन डिबाई, कैसे करें? तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था अगर आप मीटर कूलम को डिबाई में ले जाना चाहते हैं ना, तो स्टूडेंट आप इसके लिए इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे इस पे 3.336 क्रॉस 10⁻⁻30 पे। देखें मैंने क्या किया, मैंने म्यू 1.469 क्रॉस 10⁻29 मीटर कूलम, और इसको डिवाइड कर दो आप 3.336 क्रॉस 10⁻⁻30 मीटर कूलम पर। क्या फायदा होगा, इसको डिवाइड करने पर आपके पास जो म्यू आयनिक है ये मीटर कूलम की बजाय डिबाई में, जब आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, आप इसको कैलकुलेट कर लें तो आपके पास आएगा 4.4 डिबाई। दो चीजें आ गई, म्यू ऑब्जर्व भी आ गया, म्यू आयनिक भी आ गया, और दोनों डाइपोल मोमेंट आपके पास डिबाई में आ गए। अब फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूला मेरे पास है परसेंटेज आयनिक करैक्टर दैट्स इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड आपके पास कितना था 1.90 डिबाई, म्यू आयनिक कितना फाइंड आउट किया 4.4 डिबाई मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट आपके पास आएगा परसेंटेज आयनिक करैक्टर, जो आपके पास आया ना दैट इज 43 इसको सॉल्व कर ले 43.2%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि आपके पास ये जो HF का मॉलिक्यूल है ना, जरा गौर से स्टूडेंट, आपके पास ये जो HF का मॉलिक्यूल है ना, ये 43% आयनिक इन करैक्टर और 57% कोवलेंट इन करैक्टर है। अगर आप ये जानना चाहते हैं ना ये कितना कोवलेंट इन करैक्टर है, तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर लेकर उसको 100 में से माइनस कर दें तो आपके पास कोवलेंट करैक्टर, परसेंटेज कोवलेंट करैक्टर आ जाए। चूंकि कोवलेंट करैक्टर की परसेंटेज ज्यादा है आयनिक करैक्टर की निस्बत, तो हम रफली क्या कहते हैं, हम कहते हैं HF के दरमियान बनने वाला बॉन्ड ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट। एक बात जरा ज़हन में बिठाओ, ये कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में बुनियादी डिफरेंस भला क्या है माय डियर स्टूडेंट? जो आयनिक बॉन्ड है ना, बॉन्ड अट्रैक्शन, आयंस के दरमियान अट्रैक्शन, एंड दिस अट्रैक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है?
दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसका मतलब हुआ कि HF के दरमियान जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन वो 43%, रफली 43% इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है और 57% वो को शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की बदौलत है। ये इसका मतलब आता है। एक और चीज, अब ये तो आ गए HF, अब और भी आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड है, HBr है, HI है, इस तरह आपके पास HCl है। आप उनके दरमियान जो है उनकी भी परसेंटेज आयनिक करैक्टर, परसेंटेज कोवैलेंट करैक्टर आप इसी फार्मूला के तहत मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल है, जरा देखें। द बॉन्ड लेंथ ऑफ HBr इज 1.4 क्रॉस 10⁻10 मीटर। बॉन्ड लेंथ यानी ये जो आपके पास आ गया ना, ये आपके पास R की वैल्यू आ गई, R इज इक्वल टू 1.4 क्रॉस 10⁻10 मीटर। Its dipole moment is 0.79 dBi. Find its percentage character. मैं दोबारा बात करूंगा। परसेंटेज कैरेक्टर फाइंड करने के लिए तीन चीजें चाहिए। एक ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट 0.79 dBi, एक बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, वो आपके पास आ गया, और तीसरी चीज नॉलेज, अकल, स्किल। तो आप इन तीनों चीजों के इस्तेमाल से आप इसका भी आयनिक करैक्टर, परसेंटेज आयनिक करैक्टर मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट मेरे पास ये एक टेबल है, टेबल के इस कॉलम में आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, और हाइड्रोजन हैलाइड HF, HCl, HBr, HI। अब ना दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके पास इनकी ना परसेंटेज आयनिक करैक्टर लिखा हो। स्टूडेंट HF का परसेंटेज आयनिक करैक्टर 43.2%, HCl का 17.7, HBr 11.7 और HI 4.9। एक बात है, जरा नोट करो, जब आप HF से HI की तरफ बढ़ते हैं तो बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर भी कम होती है। तीन चार बातें तो रिलेट करो, एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट मैंने जो बातें की जरा देखें। मैंने आपसे कहा कि डेल्टा EN ऑफ बॉन्डेड एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दो बातें। नंबर वन, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल या पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, और दूसरी बात इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज आयनिक करैक्टर। तो इसका मतलब है कि HF में परसेंटेज आयनिक करैक्टर सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा। दूसरी तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, बॉन्ड एंगल्स और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक लंबी बहस है, मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स में इसको सम अप करता हूं, जरा देखना। हम स्टूडेंट इसमें ना कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, बड़े सॉफ्ट माइंड के साथ बातों को सुनना है, जिस एंगल में जिस तरह मैं समझा रहा हूं उसके साथ साथ चलना। मैंने कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट नंबर 1 पे पहली बात, मैं ना हीट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं। हीट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इनका जिक्र करता हूं। स्टूडेंट इनसे मेरी मुराद है, जो अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, HF, इनसे मेरी मुराद है HCl, इनसे मेरी मुराद है C ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरह के और बहुत सारे कंपाउंड, हीट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। स्टूडेंट अगर आप HF इसकी डायपोल मोमेंट जानना चाहते हैं तो HF ये आपके पास आ गया, H और F, चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, लिहाजा डायपोल मूवमेंट का साइन जो है वो इस तरफ जाएगा। दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, दो चीजें। नंबर एक, पहली बात आपने मेरी ज़हन में रखनी है बॉन्ड मूवमेंट। बॉन्ड मूवमेंट ये एंड तक यही गुफ्तगू करूंगा। और दूसरी बात जो मेरी आपने ज़हन में रखनी वो है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, बॉन्ड मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, ये मेरे पास एक हीट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। आप ना अगर डाइपोल मूवमेंट जानना चाहते हैं ना, तो पहले आप इस बॉन्ड की बॉन्ड मूवमेंट निकालो।
चूंकि इस मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है तो जो बॉन्ड मूवमेंट होगी वही डायपोल मूवमेंट होगी। तो आप याद रखना, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उनकी डायपोल मूवमेंट वही होती है जो बॉन्ड मूवमेंट हो। ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट होती है और बॉन्ड की बॉन्ड मूवमेंट होती है। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे तो आप उन बॉन्ड्स की पहले बॉन्ड मूवमेंट लेंगे, फिर उन बॉन्ड मूवमेंट का रिजल्टेंट वेक्टर लेंगे, तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड द डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट का ताल्लुक मॉलिक्यूल से होता है और बॉन्ड मूवमेंट का ताल्लुक उस मॉलिक्यूल में मौजूद बॉन्ड से होता है। हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में चूंकि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो इस बॉन्ड की बॉन्ड मूवमेंट वही होगी, इस बॉन्ड की डायपोल मूवमेंट वही होगी जो इसकी क्या है, बॉन्ड मूवमेंट। अगर हम इसको मालूम करें तो स्टूडेंट इसकी जो डायपोल मूवमेंट है या बॉन्ड मूवमेंट है वो 1.90 डिबाई है। ये मेरी बात आप इन तमाम हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरे पास एक और कैटेगरी आ गई और वो है कार्बन डाइऑक्साइड, सीजियम, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं इन तीनों का तज़किरा करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट, इनसे रेलेवेंट आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहले कंसेप्चुअली तमाम बातों को समझो, फिर आप उस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को आंसर देने में कामयाब होंगे। मैं कार्बन डाइऑक्साइड से आगाज करता हूं। स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है C डबल बॉन्ड O और इधर भी डबल बॉन्ड O। दिस वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दिस वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की डायपोल मूवमेंट चाहिए। डायपोल मूवमेंट म्यू, मैं इसको डायपोल मूवमेंट मुझे चाहिए, मुझे म्यू नेट चाहिए। नेट, म्यू नेट मीन डायपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप किसी मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट जानना चाहते हैं तो उसमें मौजूद बॉन्ड की पहले बॉन्ड मूवमेंट निकालें। माय डियर स्टूडेंट, आप इस बॉन्ड की बॉन्ड मूवमेंट निकालें। मैंने आपको बताया था ना कि डायपोल मूवमेंट या बॉन्ड मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड विद अ एरो हेड विद क्रॉस टेल एंड द हेड इज टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द क्रॉस टेल इज टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अब आप इसकी बॉन्ड मूवमेंट निकालें। बॉन्ड मूवमेंट निकाली तो बॉन्ड मूवमेंट की वैल्यू जो है ना, कुछ बुक्स जो है ना वो 0.82 कहती हैं, कुछ बुक्स। ये बॉन्ड मूवमेंट आ गई। आप इस बॉन्ड की बॉन्ड मूवमेंट निकालें, ये आ गई। इसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली वही है जो आपने, यानी बॉन्ड मूवमेंट की वैल्यू आपके पास आ गई 0.82 डिबाई। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड मूवमेंट, दिस वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये इस डायरेक्शन पे इसका मैग्नीट्यूड 0.82 है। दिस वन इज बॉन्ड मूवमेंट अनदर वेक्टर क्वांटिटी, ये इस डायरेक्शन पे इसका मैग्नीट्यूड भी 0.82 डिबाई है। अब इनके दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 180 है। एक बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स होगी 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर मैं CO2 की बॉन्ड मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट लेना चाहता हूं तो मुझे इन दोनों बॉन्ड मूवमेंट का रिजल्टेंट वेक्टर लेना पड़ेगा, और जब मैं रिजल्टेंट वेक्टर लेता हूं तो वो आता है 0 एंड दैट 0 इज द डायपोल मूवमेंट ऑफ CO2। दो बातें। पहली बात, ये बॉन्ड मूवमेंट 0 नहीं है, बॉन्ड मूवमेंट की कुछ वैल्यू है, 0.82 है अकॉर्डिंग टू अ बुक। मैंने एक बुक से इस वैल्यू को देखा है। इस बुक के मुताबिक बॉन्ड मूवमेंट की ये वैल्यू है। अगर बॉन्ड मूवमेंट 0 होता तो मैं कहता दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर, लेकिन चूंकि बॉन्ड मूवमेंट की कुछ वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बॉन्ड इज पोलर। यह बात याद रखना, अगर बॉन्ड मूवमेंट की कुछ वैल्यू होगी तो बॉन्ड इज पोलर, अगर बॉन्ड मूवमेंट की वैल्यू 0 होगी तो बॉन्ड इज नॉन पोलर। तो चूंकि बॉन्ड मूवमेंट है सम वैल्यू, सो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2 इज पोलर। लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल को देखें तो उसकी डायपोल मूवमेंट क्या है? 0। बॉन्ड पोलर बट
molecule, I mean CO2, is non-polar. ये non-polar. तो CO2 as a molecule is non-polar, but the bond in CO2 they are the polar. बिल्कुल इसी तरह आप CS2 की बात कर लें, कार्बन डाइसल्फाइड की बात कर लें। स्टूडेंट, जैसे आपने CO2 का जिक्र किया, इसी तरह आप CS2 की बात करें, कार्बन डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड S, बिल्कुल उसी तरह। ये आपके पास एंगल कितना है? 180। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। इसकी बॉन्ड मूवमेंट विल हैव सम वैल्यूज, लेकिन इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है, मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट, दैट इज इक्वल टू 0। मैं यही कहूंगा कि कार्बन डाइसल्फाइड में द बॉन्ड इज पोलर बट द मॉलिक्यूल एज ए होल इज नॉन पोलर। अब आए कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे पास C, ये 2 डबल बॉन्ड हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड हैं, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है उसका। ये हमारे पास ऑक्सीजन पे यहां भी ना बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसकी ना डाइपोल मूवमेंट निकालें तो इसकी डाइपोल मूवमेंट स्टूडेंट, जैसे मैं म्यू नेट कहता हूं, वो अब तो नेट नहीं, वही आएगी जो, तो जो आपके पास आएगी 0.112 डिवाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए होल इज पोलर मॉलिक्यूल, while कार्बन डाइऑक्साइड एज ए होल इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 ये बातें हो गई। अब तीसरे पॉइंट पे स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट जो मेरे पास है ना, नंबर 3 पे मेरे पास ट्राई एंगुलर प्लेनर, ट्राई एंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं। फिर मैं बात करता हूं, मेरे पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स हैं। ये ज्यादातर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। इस तरह आपके पास ट्राइगोनल बाई पायरामिड, आपके पास स्क्वायर प्लेनर हैं, स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स, आपके पास ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स। ये मैं मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट शेप्स आपके सामने लिख रहा हूं। एक मैं टर्म आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं स्टूडेंट। एक टर्म है रेगुलर स्ट्रक्चर। रेगुलर स्ट्रक्चर, जरा समझना रेगुलर स्ट्रक्चर से मेरी क्या मुराद है। रेगुलर स्ट्रक्चर से मेरी मुराद ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर ना हो। ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर ना हो, all are bond pairs. That kind of structure is called the regular structure. If you have a molecule having a regular triangular planar structure, जैसे आपके पास क्या है? आपके पास है BF3, आपके पास है BH3, आपके पास है AlCl3, आपके पास है SO3 एंड मेनी मोर। मैंने ये जो मॉलिक्यूल्स लिखे हैं ना, इनमें जो सेंट्रल एटम है उस पर लोन पेयर नहीं है, एंड ऑल दीज मॉलिक्यूल हैव रेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। अगर आप इन सब की डाइपोल मूवमेंट लेंगे तो वो 0 होगी, इन सब की डाइपोल मूवमेंट 0 होगी। आई मीन ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। एक और भी टर्म्स आते हैं, रेगुलर स्ट्रक्चर विच इज सिमेट्रिकल, और इसमें क्या होता है? ऑल बॉन्ड मोमेंट्स कैंसल ईच अदर एंड द नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर। आप ना टेट्राहेड्रल में चले जाएं। टेट्राहेड्रल में आपके पास बहुत सारी एग्जांपल है। यू हैव CH4, you have CCl4, you have SiH4 and many more. My dear student, ये जो मैंने मॉलिक्यूल लिखे हैं ना, they have regular symmetrical structure. The central atom carbon, silicon, they have no lone pair, and
the bond moment of all these molecules cancel each other, so the net dipole moment of these molecule is 0. all these molecules are non-polar. CCl4 की बात करते हैं. ये मेरे पास कार्बन है, कार्बन, ये मैं इसका ना स्ट्रक्चर स्टूडेंट इधर बना के देता हूं आपको. ये मेरे पास है कार्बन, कार्बन, क्लोरीन, another molecule of atom of chlorine, and this one is the chlorine. अब इसमें देखिए, the electronegativity of chlorine is more than carbon. Chlorine bear the partial negative charge, carbon partial positive. All chlorine have partial negative charge. अब चूंकि कार्बन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी 3.2 और हमारी बुक में कहीं 3.0 भी लिखा हुआ है. चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अटैक करेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. दिस बॉन्ड इज पोलर, बॉन्ड इज पोलर. ये बॉन्ड पोलर, ये बॉन्ड पोलर, ये बॉन्ड पोलर. ऑल कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स आर पोलर. आप हर एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड मूवमेंट निकालें, और आप जानते हैं इनके दरमियान जो एंगल है वो 109.5 डिग्री का है. तो 4 वेक्टर्स हैं, उन चारों वेक्टर्स उनका मैग्नीट्यूड सेम है, और किसी भी 2 वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो 109.5 डिग्री का है. आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालें, रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास क्या होगा? 0 होगा. इसका मतलब है बॉन्ड्स आर पोलर but the net dipole moment that is equal to 0 and the molecule as a whole is a non-polar molecule. Trigonal, bipyramid, square, planar, octahedral, ये सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल जो ये शेप्स रखते हैं, अगर वो सिमेट्रिकल हैं, रेगुलर स्ट्रक्चर रखते हैं, तो उनकी डाइपोल मोमेंट भी क्या होगी? 0. आखिरी में बात बड़ा क्या करना चाहता हूं, मैं बात ये करना चाहता हूं, किसी मॉलिक्यूल में मौजूद पोलर बॉन्ड ये गारंटी नहीं देता कि वो मॉलिक्यूल एज ए होल भी पोलर होगा. द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल डज नॉट गारंटी द मॉलिक्यूल इज पोलर. वो गारंटी नहीं देते. अब CH4 की बात करें, CH4 स्टूडेंट, अगर आप इसको देखेंगे ना, कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वेरी माइन्यूट, बहुत कम है. इतना कम है कि दिस बॉन्ड इज अज्यूम टू बी नॉन पोलर. तो मीथेन में ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉन पोलर एंड एज ए होल द मीथेन मॉलिक्यूल इज आल्सो द नॉन पोलर. बॉन्ड भी नॉन पोलर, मॉलिक्यूल एज ए होल भी नॉन पोलर, लेकिन बॉन्ड पोलर, मॉलिक्यूल एज ए होल नॉन. एक और बात, चौथा पॉइंट जो आपके साथ स्टूडेंट में शेयर करने जा रहा हूं, ये भी एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. ये मेरे पास ना H2O है, मेरे पास H2S है, मेरे पास SO2 है. अब होना क्या चाहिए? पहले तो हम एक फर्जी बात करते हैं. होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ये जो H2O है ना, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. अब होना चाहिए कि दिस मॉलिक्यूल शुड बी लीनियर. वाटर मॉलिक्यूल शुड बी लीनियर, शुड बी होना चाहिए. क्यों? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने CO2 को पढ़ा, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 एटम है, ट्राई एटॉमिक है, ये भी ट्राई एटॉमिक है. CO2, CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लीनियर स्ट्रक्चर. तो CO2, H2S, SO2 ये भी लीनियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. माय डियर स्टूडेंट, वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर होता अगर इसकी डाइपोल मूवमेंट 0 होती, तो मैं कहता कि इसकी डाइपोल मूवमेंट 0 है, इसका स्ट्रक्चर लीनियर है, और एज ए होल दिस वन इज नॉन पोलर. ये तो मेरी ख्वाहिश है ना कि ऐसा होता, लेकिन डाइपोल मूवमेंट के कॉन्सेप्ट ने कहा कि ऐसी बात नहीं है. क्या बात है? बात यह है कि वाटर का मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, वाटर का मॉलिक्यूल बेंट है, एंगुलर है, और कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल है वो 104.5 डिग्री का है. ये बातें ध्यान में. कैसे? ये मेरे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये लोन पेयर आ गए.
माय डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, आप पार्शियल पॉजिटिव। काम क्या करें, मैं ना वाटर मॉलिक्यूल की मैं म्यू नेट चाहता हूं, म्यू नेट, आई मीन डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, म्यू नेट, वो जानना चाहता हूं। भाई अगर आप जानना चाहते हैं तो दोनों बॉन्ड की बॉन्ड मूवमेंट लें और उन बॉन्ड मूवमेंट का रिजल्टेंट वेक्टर ले। इसकी बॉन्ड मूवमेंट, एरोहेड इधर को जाना चाहिए, इसकी बॉन्ड मूवमेंट बॉन्ड मूवमेंट मैं कह रहा हूं, बॉन्ड मूवमेंट बीएम में कह देता हूं 1.5 डिबाई है, इसकी बॉन्ड मूवमेंट 1.5 बॉन्ड मूवमेंट 1.5 डिबाई है, और इनके दरमियान एंगल 104.5 डिग्री है। दो फोर्सेज हैं, मैं डायपोल मोमेंट को कंसीडर करता हूं फोर्स है, दो फोर्सेज है, मैग्नीट्यूड सेम है, इस एंगल पे अप्लाई कर रही है, रिजल्टेंट क्या होगा? तो स्टूडेंट रिजल्टेंट इसका जो होगा ना वो ये आएगा, ये दिस वन इज द रिजल्टेंट। और अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फार्मूला लगाना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लो, तो आपके पास ये आएगा म्यू नेट, और दिस वन इज 1.85 डिबाई। तो इसका मतलब है डायपोल मूवमेंट कितनी आ गई? 1.85 डिबाई। और ये वैल्यू हमें क्या बता रही? इन वाटर the oxygen hydrogen bond is polar because bond movement has some value, and as a whole the molecule is also polar molecule. जब आप ना वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो बड़ी तेजी से ये ट्विस्ट घूम जाता है, बड़ी तेजी से, और अपने आप को ये अलाइन कर लेते हैं। इनका नेगेटिव, ये जो नेगेटिव एंड है इट इज डायरेक्टेड towards the positive plate of the electric field, और जो positive end है it is directed towards negative plate of the electric field। बिल्कुल इसी तरह आप H2S की बात करें, जहां पे ऑक्सीजन है वहां पे सल्फर आ गया, तो आपके पास ये सल्फर, ये हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव ऑन सल्फर एंड पार्शियल पॉजिटिव ऑन हाइड्रोजन। अगर आप इसकी डायपोल मूवमेंट लेना चाहते हैं तो डायपोल मूवमेंट के लिए पहले आप इसकी बॉन्ड मूवमेंट लो। ये बॉन्ड मूवमेंट जब दोनों की बॉन्ड मूवमेंट आ जाए, इनके दरमियान एंगल, आपको पता है इनके दरमियान एंगल 92 डिग्री का होता है, ये आप पीछे पढ़ के आए, तो एंगल 92 डिग्री, ये बॉन्ड मूवमेंट, अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर ले लो और ये आपके पास रिजल्टेंट आएगा, नीचे को नहीं ऊपर को आएगा, एंड दिस रिजल्टेंट इज एक्चुअली द डायपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल म्यू नेट, एंड इट्स वैल्यू इज 0.95 डिबाई। बिल्कुल इसी तरह आपके पास SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड में यू हैव S डबल बॉन्ड O, ये लोन पेयर है। माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें जरा गौर से देखना है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर की कम है, लिहाजा अब हम बॉन्ड मूवमेंट की ये डायरेक्शन होगी, और आप जानते हैं ना कि ये इसमें एंगल जो है वो लेस देन 120 डिग्री होता है, ये एंगल, दिस वन इज लेस देन 120 डिग्री। और अगर आप इसकी डायपोल मूवमेंट लेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का लेंगे, ये नीचे की तरफ एरो आएगा, और इसकी जो वैल्यू है जिसमें दैट इज 1.61 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट, ये था मेरे पास H2O, H2S एंड SO2। इसी तरह आप डायपोल मोमेंट की मदद से सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स उसको भी देख सकते हैं। कैसे, जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये 1 ब्यूटीन है, वो 2 ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। अच्छा, अब आप ना 1 ब्यूटीन को छोड़ें, 2 ब्यूटीन आपके पास दो तरह के हैं, सेकेंड ईयर में जाके ये आप पढ़ेंगे। ये मेरे पास जो 2 ब्यूटीन है, इसकी डायपोल मोमेंट ले, अब इसमें देखेंगे तो डायपोल मूवमेंट जो इसकी है वो 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस केस में दिस वन इज ट्रांस 2 ब्यूटीन, और अगर आप इस 2 ब्यूटीन को देखेंगे तो फॉर दिस 2 ब्यूटीन द डायपोल मूवमेंट हैज सम वैल्यू। तो हमने क्या कहा, अगर ये सम वैल्यू होगी तो हम कहेंगे दिस वन इज द सिस 2 ब्यूटीन। तो अब हम इसमें हमने क्या कंक्लूड किया? इसमें हमने कंक्लूड ये किया कि जो ट्रांस आइसोमर्स है उनकी डायपोल मूवमेंट 0 होती है,
और जो सीज आइसोमर्स हैं दे विल हैव सम वैल्यू ऑफ डाइपोल। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट को स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।